पॉलिसीज ने बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रास्ता तैयार किया है। हमारी नीतियां नए माइंडसेट, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, मिशन मोड इंप्लीमेंटेशन और मास पार्टिसिपेशन पर आधारित है। 9 वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है। चाहे स्वच्छ भारत हो या जल जीवन मिशन, इन सभी योजनाओं में 100% सैचुरेशन के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। सरकार के हर स्तर पर स्कीम्स की मॉनिटरिंग हो रही है। खुद मैं भी प्रगति प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर नजर रखता हूं। इन प्रयासों के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर है। जब आप जैसे लाखों युवा सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है। इससे सरकार के बाहर भी रोजगार के अवसर तैयार होते हैं। साथ साथ कामकाज की नई व्यवस्था भी बनती है। साथियों, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मुश्किलों के बीच आज भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में बड़ी वृद्धि हुई है। देश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रहा है वो पहले कभी नहीं किया गया। आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफेंस और पर्यटन समेत कई सेक्टरों में अभूतपूर्व तेजी दिख रही है। मोबाइल फोन से एयरक्राफ्ट कैरियर तक, कोरोना वैक्सीन से फाइटर जेट्स तक, भारत के आत्मनिर्भर अभियान की ताकत सबके सामने है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक अकेले भारत की स्पेस इकोनॉमी ही 60,000 करोड़ से बड़ी हो जाएगी। यानी आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं। रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। साथियों, आजादी के अमृत काल में अगले 25 साल जितने अहम है उतना ही आपका अगले 25 साल का कैरियर अहम है। आपको टीम वर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। आपने देखा है इसी महीने इस देश में G20 बैठकों का सफल आयोजन पूरा हुआ है। दिल्ली समेत देश के 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गई। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने हमारे देश की विविधता के रंग देखे। G20 हमारी परंपरा, संकल्प और आतिथ्य भावना का आयोजन बना। G20 समिट की सफलता भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग विभागों की सफलता है। सभी ने इस आयोजन के लिए एक टीम के रूप में काम किया। मुझे खुशी है कि आज आप भी सरकारी कर्मचारियों की टीम इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी को
देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधे जुड़कर काम करने का अवसर मिला है। मेरा आपसे आग्रह है, यात्रा में आप सीखते रहने की अपनी आदत को बनाए रखिए। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल आई गॉट कर्मयोगी के द्वारा आप अपनी पसंद के कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस सुविधा का लाभ उठाएं। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के संकल्प को सिद्धि तक लाने के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आप स्वयं भी प्रगति करें और आप इन 25 साल जो आपके भी हैं और देश के भी हैं, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, आपको मिला है। आइए साथियों, संकल्प लेकर के चल पड़े, देश के लिए जीकर दिखाएं, देश के लिए कुछ करके दिखाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और रोजगार मेला है आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित इस दौरान किया है। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री वर्चुअली सौंपते नजर आए। इसके बाद नौकरी की सौगात युवाओं को मिली है। युवाओं में नई ऊर्जा भरने का काम प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम युवाओं से जुड़े। और उनका उत्साहवर्धन इस दौरान वो करते नजर आए। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से या यूं कहें कि सरकार की ओर से आयोजित ये 9वां रोजगार मेला है। 45 जगहों से युवाओं के साथ सीधे बातचीत करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बाईस से शुरू हुआ था। इस दिन पहला रोजगार मेला आयोजित किया गया था और इसमें 75,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। आज 9वां रोजगार मेला था जिसमें प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित कर रहे थे, उनका उत्साहवर्धन करते नजर आ रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, गुजरात दौरे का जिक्र करेंगे। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाने वाले हैं। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कई परियोजनाओं का पीएम नरेंद्र मोदी खुद शिलान्यास करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले। प्रधानमंत्री आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं और आधारशिला भी रखेंगे।
तो वहीं एमपी से बड़ी खबर है, एमपी में बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई है। उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नामों का जिक्र किया गया है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत कई सांसदों को मौका दिया गया है। सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह को टिकट मिला है। सांसद रीति पाठक को भी टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि सूची में 39 नाम थे, जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्री और 7 के करीब सांसद। विधानसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, जिन्हें दिमनी से टिकट दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, जिन्हें नरसिंहपुर से टिकट मिला है। राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, इन्हें निवास से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को भी जबलपुर पश्चिम से विधायकी का टिकट सौंप दिया गया है। सिद्धि की बात करें, जहां की घटना भी अभी लगातार हाईलाइट हो रही थी, सिद्धि की सांसद रीति पाठक को अब सिद्धि से उम्मीदवार बनाया गया है विधानसभा के लिए। सतना के सांसद गणेश सिंह, होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव के रण में अपनी ताल ठोकनी होगी। बीजेपी ने इनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि इस बार जो फाइट है वो टफ नजर आएगी, क्योंकि जो अभी तक आम चुनावों के लिए ताल ठोक रहे थे, उनकी आमद विधानसभा चुनावों के दौरान नजर आएगी। और इसमें सबसे अहम चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, उनका माना जा रहा है। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट मिला है। केंद्रीय मंत्री पद, विधानसभा सीट का जिक्र आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा सीट की हम जब बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे पहले, केंद्रीय कृषि मंत्री, जिन्हें दिमनी से चुनावी रण में उतारा गया है। प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री, जिन्हें नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, इन्हें निवास से टिकट मिला है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कौन सा मिनिस्टर, कौन सा सांसद अब आखिरकार कहां पर अपनी जान झोंकेगा। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेगी। अब देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है। वो उससे आगे कितनी सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है, तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत निकट से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ, 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। समय पूरा हो गया है यहाँ पर, कांग्रेस का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर वहाँ पर चुनाव लड़ी थी।
लड़ेगी, क्योंकि 75 साल से वहाँ पर कांग्रेस के विधायक वहाँ पर रहे, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2013 से 2018 तक रही तो 2000 करोड़ रुपए के वहाँ पर काम करवाए। विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। मुद्दे तो विकास के बहुत थे, साथ ही अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने लाडली बहना जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर उस बात को समझने वाली महिलाएं बहुत है और उन लोगों को लागू भी हुआ है और पैसा मिल भी चुका है। पैसा एक्ट भी वहाँ पर चूँकि लागू हो चुका है, उसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदिवासी कार्यकर्ता हमारे उठा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट देकर ये जिम्मेदारी दी है चुनाव लड़ने की, और निश्चित रूप से उनकी भावनाओं पे मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और मुरैना विधानसभा नहीं संपूर्ण जिले में हम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व 6 की 6 सीटें जीतेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमती सिंधिया जी को, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी को, वी.डी. शर्मा जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व को, जिनके नेतृत्व हम लोग काम करते हैं, उनको सबको बधाई देता चाहूँ। जो मुरैना जिले के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। भारतीय जनता पार्टी संगठन निरंतर 5 वर्षों तक काम करने वाला संगठन है और टिकट किसी व्यक्ति को देना ये तो एक प्रक्रिया है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चुनाव लड़ता है और संगठन की ही जीत होती है। तो इसमें पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सब लोगों को साथ लेकर और श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिले। इसके लिए हरसंभव हम सब लोग मिलकर के प्रयत्न करेंगे। पार्टी ने जितना विश्वास मेरे ऊपर जताया है उस पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं लगातार श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के प्रतिदिन कामकाज करने की दृष्टि से निरंतर सतत प्रयत्नशील रहता हूं। तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज इस दौरान कसा है। हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी डूबेंगे सनम। बीजेपी सरकार में बर्बादी देखने को मिल रही है। बीजेपी सरकार बर्बादी की कगार पर आ गई है मध्य प्रदेश में, ये कहा है रणदीप सुरजेवाला ने। 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों को चुनाव लड़ाने के बाद भी मध्य प्रदेश नहीं जीतेगी बीजेपी, ये कहा है रणदीप सुरजेवाला ने। ये अपने आप में बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। इस बीच रणदीप सुरजेवाला का ये बयान बीजेपी और इन मंत्रियों और सांसदों को काफी अखरेगा जरूर। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूकेंगे सपा अध्यक्ष। कल से मध्य प्रदेश दौरे पर रहने वाले अखिलेश यादव रीवा और सिरमौर सीट के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सपा उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील करते नजर आएंगे। तो सपा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे अखिलेश यादव संबोधित भी करेंगे जनसभा को। लखनऊ से बड़ी खबर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश सामने आया। मुस्लिम भी हमारे हैं, संघ के लिए कोई पराया नहीं है। ये देश जितना हमारा उतना ही मुस्लिमों का भी है। आलोचना करने वाले हिंदू धर्म को नहीं जानते।
संघ प्रबुद्ध वर्ग के सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से एक खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सर्च ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को पकड़ा है। भारी तादाद में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2024 चुनाव से आने पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को साउथ में झटका लगा है। एआईएडीएमके ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। जहां एक और लगभग सभी राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले गठबंधन बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में एआईएडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है। अब ये पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं होगी। एआईएडीएमके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस गठबंधन को तोड़ने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया। इस दौरान न पार्टी की ओर से कहा गया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अन्नादुराई और जयललिता की जानबूझकर आलोचना की थी। वहीं एनडीए से एआईएडीएमके के अलग होने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। महीने बचा है ना, उसमें क्या होगा आज बोल नहीं सकता। हम पार्टी स्ट्रांग करना, मजबूत करना, वो देखिए, लाल बाग के राजा हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहते हैं और गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हो, बप्पा के दिन चल रहे हो और कोई लाल बाग के राजा के दर्शन ना करे, ये हो नहीं सकता। तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं इसमें आप जेपी नड्डा को देख पाएंगे। जेपी नड्डा भी लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ में तमाम मंत्री विधायक भी मौजूद हैं। तस्वीरें भव्यतम। देखिए किस तरीके से बप्पा को सभी प्रणाम कर रहे हैं। राष्ट्र में शांति, प्रदेश में शांति, खुशहाली की कामना इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। उनके साथ में डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और अन्य मंत्री विधायक भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का अपने आप में बहुत महत्व है। अरे क्या बात है मनोज, दिल जीत लिया तुमने।
मनोज कितने प्यार से बोल रहे हैं ना भाई, प्यार से बोल रहे हैं मनोज। अभी ज्यादा ही कुछ कर रहे हो। हाँ भाई विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए कार्य, यानी कि गणेश जी के आशीर्वाद के साथ सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। ऐसे में राष्ट्र में स्थिरता, प्रदेश में शांति और स्थिरता के लिए बप्पा के चरणों में नमन जेपी नड्डा करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनके साथ में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।